नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम हुमायूं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हम हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसकी भूलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने उसके द्वारा साम्राज्य विभाजन, उसके कालिंजर अभियान और गुजरात अभियान के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम हुमायूं और अफ़गानों के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मुख्यतः हुमायूं और शेर खां के बीच, जो आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम से इतिहास प्रसिद्ध हुआ, उसके बीच में हुए युद्धों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस समय हुमायूं कालिंजर का घेरा डाले हुए था, उस समय महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गान जौनपुर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हुमायूं को कालिंजर का घेरा उठाना पड़ा। 1532 में अगस्त 1532 में हुमायूं व महमूद लोदी के बीच हुए संघर्ष में अफ़गान पराजित हो गए थे। इसी समय पंजाब में कामरान की गतिविधियों की सूचना मिलने के कारण हुमायूं अफ़गानों का पीछा न कर आगरा आ गया। कामरान को उसकी इच्छानुसार प्रदेश देकर वह पुनः अफ़गानों की ओर बढ़ा। गोमती नदी के तट पर दादरा नामक स्थान पर उसका अफ़गानों से संघर्ष हुआ, जिसमें इब्राहिम और बायजीद पराजित होकर मारे गए। हुमायूं अफ़गानों को पराजित कर वापस आगरा लौट आया और आमोद प्रमोद में डूब गया। अब हम बात करते हैं 1532 में चुनार के घेरे की। चुनार का दुर्ग अफ़गान नेता शेर खां के अधिकार में था। शेर खां, जो आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हुमायूं इस किले पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन उसने स्वयं न जाकर वहाँ हिंदू बेग को भेज दिया। हिंदू बेग ने शेर खां से बात की, किंतु शेर खां ने दुर्ग को सौंपने से इनकार कर दिया। अतः हुमायूं चुनार पहुंचकर सितंबर से दिसंबर 1532 तक दुर्ग का घेरा डाले पड़ा रहा। इसी समय उसे सूचना मिली कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है और वह दिल्ली पर भी अधिकार करने की इच्छा रखता है। अतः हुमायूं ने शेर खां से संधि कर ली, जिसके अनुसार चुनार का दुर्ग शेर खां के पास ही रहा। किंतु शेर खां ने हुमायूं की दीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में 500 अफ़गान सैनिक हुमायूं की सेवा में भेज दिए। हुमायूं वापस आगरा लौट आया और भोग विलास में डूब गया, लेकिन शेर खां मुगलों की ओर से निश्चिंत होकर अपनी शक्ति और साधनों में वृद्धि करने लगा। जिस समय हुमायूं गुजरात अभियान में व्यस्त था, शेर खां ने दक्षिणी बिहार पर अधिकार कर 1534 और 1536 में बंगाल के शासक शाह महमूद को पराजित कर दिया। महमूद भागकर गोड़ में जा छुपा। इस प्रकार शेर खान अपनी शक्ति और साधनों में वृद्धि कर रहा था और इससे बेखबर हुमायूं केवल भोग विलास में व्यस्त था। अब हम बात करते हैं चुनार के दूसरे घेरे की। जब हुमायूं को शेर खां के बंगाल अभियान की सूचना मिली, तब 27 जुलाई 1537 को वह हिंदाल के साथ शेर खां के विरुद्ध रवाना हुआ। हुमायूं के इस अभियान से चिंतित होकर शेर खां ने अपने पुत्र खवास खां को गोड़ के घेरे के लिए नियुक्त किया तथा दूसरे पुत्र कुतुब खां को चुनार दुर्ग की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं मरकुंडा की ओर चला गया। इधर हुमायूं ने चुनार पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया। इस समय शेर खां की सेना गोड़ में घेरा डाले हुए थी, जहां बंगाल के शासक का खजाना था। हुमायूं को चुनार की बजाय गोड़ पर आक्रमण करना चाहिए था, लेकिन अपनी दूरदर्शिता के कारण चुनार को जीतने में उसने 6 महीने बर्बाद कर दिए। इस बीच शेर खां ने गोड़ पर अधिकार करके वहां के राजकोष को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। अफ़गानों के तीव्र प्रतिरोध के कारण 6 महीने बाद जून 1538 में चुनार पर हुमायूं का अधिकार हो सका। हुमायूं ने रूमी खां को वहां के दुर्ग का गवर्नर बनाया, लेकिन मुगल सरदारों ने ईर्ष्या के कारण उसे जहर देकर मार डाला। इन 6 महीनों में शेर खां ने बंगाल में अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी।
अब बात करते हैं बंगाल पर आक्रमण की। चुनार पर अधिकार करने के बाद हुमायूं बंगाल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे पता चला कि शेर खां ने गोड़ पर अधिकार कर लिया है। अतः हुमायूं ने चिंतित होकर बिना युद्ध किए शेर खां से संधि करने का विचार किया। शेर खां बड़ा कूटनीतिज्ञ था और चाहता था कि जब तक घोड़ से प्राप्त राजकोष रोहतास न पहुंच जाए तब तक वह हुमायूं को किसी प्रकार रोके रखे। अतः शेर खां ने हुमायूं ने जो शर्तें भेजी थीं उसके उत्तर में अपना एक नया प्रस्ताव भेजा, जिसमें शेर खां ने हुमायूं के प्रति वफादार रखने का वचन देते हुए हुमायूं को 10 लाख रुपया वार्षिक कर देने का वादा किया। हुमायूं ने शेर खां के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु इसी समय बंगाल के पराजित शासक ने हुमायूं को शेर खां के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना भेजी। अतः हुमायूं ने शेर खां से हुए समझौते को भंग करते हुए बंगाल जीतने का निर्णय किया। हुमायूं अपनी सैन्य शक्ति के साथ बंगाल की ओर रवाना हुआ। पटना पहुंचने पर उसे सूचना मिली कि शेर खां सईफ खां के परिवार को लेकर रोहतास चला गया है और मुगल सेना को रोकने का दायित्व सईफ खां पर सौंप दिया है। हुमायूं ने सईफ खां को हरा दिया और सईफ खां को घायल अवस्था में हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हुमायूं ने उसे माफ़ कर दिया। यहाँ उसे सूचना मिली कि अफ़गानों ने महमूद के दोनों पुत्रों को मार डाला है और पुत्र शोक में महमूद की भी मृत्यु हो गई है। इसके बाद हुमायूं तेलियागढ़ी पहुंचा, जहां शेर खां का पुत्र जलाल खां अपने 13,000 सैनिकों के साथ मुगल सेना को रोकने के लिए तैनात था। इसी बीच शेर खां ने कोष रोहतास पहुंचा दिया। हुमायूं बिना किसी प्रतिरोध के तेलियागढ़ी पर अधिकार कर 15 अगस्त 1538 को गोड़ पहुंच गया, लेकिन जलवायु पसंद आ जाने के कारण वह वहां 8 महीने राग रंग में व्यस्त रहा। इधर शेर खां ने इस अवसर का लाभ उठाकर राजधानी से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया और स्वयं आगे बढ़कर बनारस पर अधिकार कर लिया। अफगानों ने जनवरी 1539 तक कोसी और गंगा के बीच के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। हुमायूं का भाई अस्करी सम्राट बनने का सपना देख रहा था तथा हिंदाल ने भी सम्राट की उपाधि धारण कर ली थी। इन परिस्थितियों के कारण हुमायूं पुनः राजधानी की ओर रवाना हुआ। अब हम आते हैं चौसा के युद्ध पर। वापस लौटते समय हुमायूं ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक सेना का नेतृत्व अस्करी को सौंपा और दूसरे का नेतृत्व स्वयं ग्रहण किया। मुंगेर में ये दोनों सेनाएं मिल गई। यहाँ यह तय किया गया कि राजधानी जाने हेतु कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। हुमायूं ने अपने अधिकारियों की सलाह के विपरीत आगरा वाली ग्रांड ट्रंक रोड पकड़ ली। यह मार्ग दक्षिणी बिहार से होकर निकलता था, जो शेर खां के अधिकार में था। जब हुमायूं करमनासा नदी से कुछ दूर चौसा पहुंचा, तब उसे मालूम हुआ कि शेर खां भी निकट आ पहुंचा है। इस समय अफगान सेना थकी हुई थी, लेकिन हुमायूं ने इस समय उस पर आक्रमण नहीं किया। इससे शेर खान और उसकी सेना को आराम करने का अवसर मिल गया। शेर खान ने आगरे वाली सड़क की नाकेबंदी कर दी। अतः हुमायूं के सामने युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं रहा, लेकिन उसके बहुत से सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए। हुमायूं ने शेर खान के पास संधि प्रस्ताव भिजवाया। चतुर शेर खान हुमायूं की कमजोरी समझ गया। वह वर्षा होने का इंतजार करना चाहता था, अतः उसने हुमायूं के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, जो केवल दिखावा मात्र था। कुछ समय बाद वर्षा आरंभ हो गई। मुगलों का शिविर नीचे था, अतः वहां बाढ़ का पानी भर जाने से उनका समस्त प्रबंध अस्त व्यस्त हो गया। 25 जून 1539 को शेर खान ने झारखंड के चेहरू सरदार पर आक्रमण करने के बहाने एक सेना खवास खां के नेतृत्व में रवाना कर दी। इस पर शेख खलील ने हुमायूं को सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन हुमायूं ने सलाह की ओर ध्यान नहीं दिया। रात्रि के समय शेर खां भी मुगल सेना के दूसरी ओर रवाना हुआ। तब खवास खां उससे आकर मिल गया। 26 जून 1539 को प्रातः होने से पहले ही शेर खां ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया और सोती हुई मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया।
इस अचानक हुए आक्रमण से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। यद्यपि हुमायूं ने शांति स्थापना का प्रयास किया, लेकिन उसके अधिकांश सैनिक पहले ही भाग चुके थे। कुछ सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से शेर खां का सामना किया, परंतु वे जीत नहीं पाए। शेर खां ने हुमायूं का समस्त शिविर लूट लिया, लेकिन शिविर की लगभग 4000 स्त्रियों को सुरक्षित हुमायूं के पास भिजवा दिया। हुमायूं को स्वामी भक्त सैनिकों के साथ घोड़े की लगाम पकड़कर रणक्षेत्र से बाहर चला गया। चौसा का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 8000 मुगल सैनिक अमीर मारे गए। इस विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। गोड़ में तैनात मुगल फौजी दस्तों को नष्ट कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खान अब एक विशाल भूभाग का स्वामी बन गया था। अतः अब शेर खां ने हुमायूं से अंतिम युद्ध करने हेतु वह बंगाल से रवाना हुआ। अब हम बात करते हैं उनके बीच में हुए निर्णायक युद्ध बिलग्राम के युद्ध की। चौसा के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भागकर आगरा आया और अपने भाइयों के खेमे में गया, जहां कामरान और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा। इसी समय हिंदाल भी वहां आ गया, जिसे हुमायूं ने माफ़ कर दिया। इधर शेर शाह हुमायूं का पीछा करते हुए फरवरी 1540 में कन्नौज आ पहुंचा। कामरान ने हुमायूं को कोई मदद नहीं दी। जब हुमायूं को सूचना मिली कि शेर खां का पुत्र कुतुब खां चंदेरी की ओर बढ़ रहा है, तब उसने अस्करी व हिंदाल को उसके विरुद्ध भेजा, जिन्होंने कालपी नामक स्थान पर उसे हरा दिया। इस विजय से उत्साहित होकर हुमायूं ने अप्रैल 1540 में कन्नौज के पास अपनी सेना का मोर्चा खड़ा कर दिया। दूसरी ओर शेरशाह ने भी किलेबंदी कर ली। दोनों सेनाएं 1 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। मुगलों के पड़ाव वाली भूमि नीचे थी, अतः शेर खां पुनः वर्षा का इंतजार करने लगा। मई 1540 में वर्षा आरंभ हो गई और 15 मई को तो इतनी तेज वर्षा हुई कि मुगल शिविर में पानी भर गया। इसी समय अफगानों ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। वर्षा के कारण मुगल शिविर में पानी भर गया था और उनकी बड़ी बड़ी तोपें बेकार हो गई थी। अफगानों की भयंकर मारकाट से आतंकित होकर मुगल सैनिक भागने लगे और अपने प्राणों की रक्षा हेतु नदी में कूद पड़े। इस प्रकार हजारों मुगल सैनिक डूबकर मर गए। हुमायूं भी किसी तरह बचकर नदी की तरफ आया और बड़ी कठिनाई से शमशुद्दीन गजनवी की सहायता से नदी पार कर अपने प्राण बचाए। बिलग्राम का युद्ध मध्यकालीन इतिहास का परिवर्तन बिंदु है, क्योंकि इस युद्ध के बाद शासन सत्ता मुगलों के हाथ से निकलकर पुनः अफगानों के हाथ में आ गई थी। शेरशाह ने दिल्ली का तख्त प्राप्त कर एक ऐसी उच्च कोटि की शासन व्यवस्था स्थापित की जो आगे चलकर मुगलों के सुसंगठित शासन व्यवस्था की आधारशिला बनी। इसलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींव हुमायूं के निष्कासन काल में पड़ी थी। इस युद्ध में मुगलों की कीर्ति धूल धूसरित हो गई। हुमायूं अगले 15 वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और उसकी दशा इतनी शोचनीय हो गई कि एक साधारण आदमी भी उसे सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में पराजित होकर हुमायूं आगरा आया, लेकिन अफगानों का एक दल उसका पीछा कर रहा था, अतः उसे वहां से भागकर लाहौर आना पड़ा। उसके भाइयों से उसकी मुलाकात हुई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हुमायूं ने शेरशाह के पास प्रस्ताव भेजा कि सरहिंद तक दोनों की सीमाएं निश्चित कर दी जाए, लेकिन शेर खां ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। इसी बीच कामरान शेरशाह से गुप्त सांठगांठ करने लगा, इसलिए हुमायूं भागकर कश्मीर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन कामरान ने कश्मीर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। हुमायूं को भागकर सिंध की ओर जाना पड़ा। सिंध में हुमायूं ने बखर के दुर्ग का घेरा डाला, जो काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर वह हिंदाल के शिविर में ठहरा। इस शिविर में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो को देखा और उससे निकाह की इच्छा प्रकट की। हिंदाल और स्वयं हमीदा बानो, जो उस समय केवल 14 वर्ष की थी, की इच्छा के विरुद्ध 29 अगस्त 1541 को यह निकाह हो गया। हुमायूं ने यहाँ कई दिन बिताए। उसके बाद उसने थट्टा पर विजय करने का विचार किया,
किंतु सिंध के शासक शाह हुसैन ने यादगार मिर्ज़ा को अपनी ओर मिला लिया। अतः हुमायूं ने मारवाड़ के शासक मालदेव के यहाँ जाने का विचार किया। कहा जाता है कि मालदेव ने हुमायूं को पत्र भेजकर शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था। अतः हुमायूं मारवाड़ की ओर गया, लेकिन इसी समय शेरशाह के दूत ने मालदेव को कहा कि वह हुमायूं को बंदी बनाकर उसे सौंप दे। उधर हुमायूं के दूत ने जब शेरशाह के दूत को देखा तो उसे षड्यंत्र का आभास हुआ। अतः हुमायूं पुनः सिंध की ओर लौट पड़ा और अमरकोट में ठहरा। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। अब हुमायूं कंधार की ओर रवाना हुआ, लेकिन कामरान ने उसका रास्ता रोक दिया और हुमायूं को बंदी बनाना चाहा। यहाँ से स्वयं हुमायूं भागने में तो सफल हो गया, लेकिन उसे अपने 1 वर्षीय पुत्र अकबर को वहीं पर छोड़ना पड़ा। यहाँ से भागकर हुमायूं फारस गया, जहाँ के शासक तहमास्प ने उसका स्वागत किया। 1544 तक हुमायूं फारस में ही रहा। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने हुमायूं के अफगानों के साथ युद्धों के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने चौसा और बिलग्राम के युद्ध के बारे में पढ़ा, जिनके कारण हुमायूं को मुगल वंश की गद्दी से हाथ धोना पड़ा और कुछ समय के लिए शासन सत्ता मुगलों के हाथ से निकलकर अफगानों के हाथ में आ गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम हुमायूं की असफलता के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।